जय हिंद, नमस्कार, जोहार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के समक्ष क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का वीवीआई क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो कि बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्ट टच कर जाते हैं। तो चलिए समय न गवाते हुए हम लोग शुरू करते हैं। ऊपर में मेरा कोचिंग सेंटर का नाम लिखा हुआ है। जो विद्यार्थी इच्छुक होंगे, 1 तारीख से हम लोग नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं। कक्षा 6 से लेकर 12 तक यहाँ सभी विषय की पढ़ाई आपको कराई जाएगी। तो चलिए समय न गवाते हुए हम लोग शुरू करते हैं। ये बाद में होता रहेगा बात। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? मैं इसे जूम कर देता हूं, जो कि आपको बढ़िया से दिखेगा। तो क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? देखिए, मैंने पिछले वीडियो में क्या किया है कि सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को दे दिया है, और जो नहीं देखे होंगे उनको लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वे जा करके पार्ट 1 को जरूर देख लेंगे। यहाँ पर हम लोग पार्ट 2 पर डिस्कस करेंगे। सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव पर ही ध्यान दिया जाएगा इसमें, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या था, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, राष्ट्रवाद है क्या, हम लोग समझेंगे। राष्ट्रवाद की परिभाषा को देखेंगे। देखिए, राष्ट्रवाद से तात्पर्य अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम। अपने राष्ट्र के प्रति क्या चीज दोस्तों? प्रेम, निष्ठा और गर्व की भावना से है। मतलब राष्ट्रवाद से क्या मतलब है कि राष्ट्र के प्रति प्रेम, निष्ठा और गर्व जब हम में आ जाए राष्ट्र के प्रति, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी राष्ट्रवाद से तात्पर्य अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, निष्ठा और गर्व की भावना से है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? इसके अंतर्गत तो देखिएगा, देश की एकता की बात होती है, अखंडता की बात होती है और संप्रभुता की बात होती है। यानी अगर राष्ट्रवाद जिस व्यक्ति के अंदर होगा, उसके अंदर देश एकता की बात हो जाएगी, अखंडता की बात होगी और संप्रभुता की रक्षा का भाव उसमें आ जाएगा। समझ गए? आगे बढ़े हम लोग। आगे है, इसे मैं डिलीट करते भी चलूंगा, समझाते समय ये हो गया। तीसरा क्या है? राष्ट्र के हित को व्यक्त हित से ऊपर रखना। मतलब देखिए, राष्ट्र का जो हित है, व्यक्तिगत हित से हम लोग ऊपर रखते हैं, पर्सनल चीज से हम लोग क्या करते हैं? ऊपर रखते हैं। सर्वोच्च हम क्या मानते हैं कि राष्ट्र है, सबसे बड़ा क्या है दोस्तों? राष्ट्र है। राष्ट्र हित ही सब कुछ है, ठीक है। यानी राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं है। जब हमारे अंदर आ जाता है तो हम समझते हैं कि वो राष्ट्रवाद है हमारे अंदर, ठीक है। तीसरा है, देश की संस्कृति, इतिहास और मूल्यों की प्रति सम्मान। मतलब अपने देश की संस्कृति पर गर्व करना, इतिहास पर गर्व करना और मूल्यों के प्रति जब सम्मान हमारे अंदर आ जाती है, सम्मान, रिस्पेक्ट आ जाती है, तो हम समझते हैं कि हमारे अंदर क्या आ चुका है? राष्ट्रवाद विकसित हो चुका है। समझ गए? यही भावना लोगों को अपने देश के विकास और सुरक्षा के लिए प्रेरित करती है। समझ गए? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। वियना सम्मेलन की मेजबानी, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? जब वियना सम्मेलन हुआ था तो कौन होस्टेस का काम किया था? ठीक है, होस्ट कौन बना था? एक होता है होस्ट और एक होता है गेस्ट। जो लोग जाते हैं किसी के घर, समझ गया? तो जो लोग जाते हैं, तो जो लोग जाते हैं उसको हम लोग उसको तो हम लोग गेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? गेस्ट कहते हैं। और जो लोग जो हमारी सेवा करते हैं, सेवा करने वाला का होस्ट होता है। समझ गए? सेवा करने वाले को क्या कहते हैं हम लोग? होस्ट कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। तो वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो देखिए, वियना सम्मेलन कब से कब हुआ था? तो 1814 से 1815 की मेजबानी ऑस्ट्रिया ने की थी। ऑस्ट्रिया में ही वियना कांग्रेस यानी वियना सम्मेलन हुआ था। और इसके प्रमुख आयोजक कौन थे? तो ऑस्ट्रिया का एक चांसलर था जिसका नाम था मेटरनिक। क्या नाम था उसका? मेटरनिक नाम था। तो मेटरनिक ने ही क्या किया था? वियना सम्मेलन की मेजबानी किया था, होस्ट का काम किया था। आगे बढ़े हम लोग। यहाँ पर ना आज ज़्यादा इधर उधर रिपीट नहीं करेंगे, बस इसको अभी क्योंकि एग्जाम है तो मार बड़ा वीडियो हम नहीं बनाएंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर अग्रसर होते हैं। हाँ, यदि आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। उसके लिए हम एक पर्सनल लाइव आकर भी बता देंगे या तो लिख कर बता देंगे। वीडियो के कमेंट में ही हम आपको जरूर जवाब देंगे। तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा अगर नहीं समझ में आएगा तो, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ें।
इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ क्योंकि बड़ा हो गया था। चलिए, तो अगला है जैविक युद्ध से क्या तात्पर्य है? जैविक जो लड़ाई होती है, तो जैविक लड़ाई से क्या मतलब बनता है? क्या होता है जैविक लड़ाई? समझ गए? तो जैविक मतलब तो समझ रहे होंगे जीव वाला। तो देखिए, जैविक युद्ध से तात्पर्य रोग फैलाने वाले कारकों के उपयोग कर शत्रु को कमजोर करने की रणनीति से है। मतलब जब कोई इंसान ना डायरेक्ट नहीं लड़ पाता है किसी से, तो वो आइडिया लगाता है, कुछ ऐसा आइडिया लगाता है कि कुछ जीवों को, कुछ सूक्ष्म जीवों को फैलाकर और दूसरे अपने दुश्मन में रोग फैला देगा। जब वो रोग फैला देता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? जैविक युद्ध कहते हैं। माने ना खुद से नहीं लड़ाई कर रहा है, वो दूसरे से लड़ाई करवा रहा है, जीव जंतुओं से करा रहा है, वायरस फैला दे रहा है। जैसे मान लीजिए कि कोरोना वायरस हुआ था, तो सभी लोग चीन पर क्लेम लगा रहे थे कि चीन ने ही कोरोना वायरस फैलाया, जिससे कि अन्य देशों के जो लोग हैं मरेंगे, या कुछ लोग मान लीजिए मरेंगे, उसकी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, जिससे दूसरे देश को जितना आसान हो जाएगा। इस तरह से लोग सोचा करते थे चीन के बारे में। तो उसी तरह से यहाँ पर बात हो रहा है दोस्तों। क्या बात हो रहा है? उसी तरह से बात हो रहा है कि जैविक युद्ध से मतलब है कि जीव जंतुओं के माध्यम से, रोगों के माध्यम से हम दुश्मन को जब खत्म करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जैविक युद्ध कहते हैं। समझ गए? तो जैविक युद्ध एक प्रकार की रणनीति है। रणनीति, समझ गए? इसमें क्या-क्या होता है? तो बैक्टीरिया, वायरस या विषैले सूक्ष्मजीवों का प्रयोग किया जाता है। मतलब बैक्टीरिया फैला दिया जाता है या वायरस फैला दिया जाता है, और उसके उसके द्वारा क्या करते हैं हम लोग? सूक्ष्मजीव फैला करके दुश्मन को मारने की कोशिश करते हैं, जिससे कि दुश्मन कमजोर पड़ जाए और हम उसको जीत जाएँ। समझ गए? दूसरा है मनुष्य, पशु या फसलों में महामारी फैला देते हैं। क्या करते हैं कि मनुष्य में या पशु में हम लोग महामारी फैला देते हैं। जब मनुष्य में, पशु में और फसल-उसल में महामारी फैल जाता है, जिसकी वजह से देश का आर्थिक नुकसान होने लगता है। मनुष्य मान लीजिए कमज़ोर पड़ने लगते हैं, उसी तरह से सेना भी तो होगा वहाँ पर, तो सेना को भी कमज़ोर किया जा सकता है। तो उसी मनुष्य भी तो सेना भी तो मनुष्य ही होते हैं। या पशु में कोई बीमारी फैला देगा, या तो कोई फसल में बीमारी फैला देगा, तो उससे भी जैविक युद्ध होता रहता है। यानी उसी को हम लोग जैविक युद्ध कहते हैं। इसमें यही होता है। अगला क्या है? शत्रु की जनसंख्या, माने दुश्मन का जो पॉपुलेशन है, या उसकी इकोनॉमी या सेना को नुकसान पहुंचाना। मतलब हम लोग जब जनसंख्या पर अटैक करेंगे, या अर्थव्यवस्था पर करेंगे, या सेना को क्या करेंगे हम लोग? नुकसान पहुंचाएंगे, तो भी देश क्या हो जाएगा? धीरे धीरे वो सेना कमजोर हो जाएगी। दुश्मन का सेना क्या हो जाएगा दोस्तों? कमजोर हो जाएगा, जिससे कि हम लोग जीत जाएंगे। ये मतलब जो फैलाता है उसका ये मतलब रहता है, उसका ये एक रणनीति होता है। मैंने सीधा सीधी बात है, शत्रु को साम दाम दंड भेद से हम लोग उसको हराने की कोशिश करते हैं। उसको जैविक युद्ध के माध्यम से जब करते हैं, जीव जंतुओं के माध्यम से हम बीमारी उमारी फैला करके, और दुश्मन को पर जब विजय प्राप्त करने की कोशिश करते हैं या रणनीति बनाते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जैविक युद्ध कहते हैं। कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, अगर आप इच्छुक हैं तो 1 मार्च से हमारे क्लास को आप ज्वाइन जरूर करिएगा। ठीक है? माँ विद्या साइंस कॉन्सेप्ट धुरकी मोड़, समझ गए? वहाँ पर आपको नया बैच, स्पेशल बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, वहाँ पर आप ज्वाइन जरूर कर सकते हैं अगर हमारे इलाके के होंगे तो। समझ गए? धुरकी मोड़ पर नगर उटारी में ये कोचिंग सेंटर है। नगर उटारी, सॉरी, धुरकी मोड़ नगर उटारी में, मतलब नगर उटारी में ही पड़ता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, स्पिनिंग जेनिंग क्या है? स्पिनिंग मतलब होता क्या है? चका होगा, मैंने घुमाना, घुमा देते हैं तो स्पिनिंग होता है। तो क्या है? क्वेश्चन देखिएगा कि स्पिनिंग जेनिंग क्या है। तो देखिए, स्पिनिंग जेनिंग एक कताई मशीन थी। कौन सी मशीन थी दोस्तों? कताई मशीन थी, जिसका आविष्कार हॉरग्रीव्स ने किया था। किसने किया था? हॉरग्रीव्स ने 1764 में किया था। माने स्पिनिंग जेनी एक प्रकार का कताई मशीन थी, जिसका आविष्कार हॉरग्रीव्स ने 1764 ईस्वी में किया था। इसमें अच्छा क्या बात था? देखिए, इससे एक साथ कई धागे काटे जा सकते थे। मतलब एक बार में बहुत सारे धागा को हम लोग काट सकते थे इससे। तो स्पिनिंग जेनी मशीन करता क्या था? एक बार में एक साथ बहुत सारे धागे को काट लेता था। दूसरा है कपड़ा उद्योग में उत्पादन तेज और सस्ता हुआ। जो कपड़ा उत्पादन हुआ, मान लीजिए जल्दी जल्दी धागा कटाएगा, तो जब जल्दी जल्दी धागा कटाएगा तो उत्पादन तेज हो जाएगा, और चीज़ें क्या हो जाएगी? मतलब थोड़ा सा आसान हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा।
तो उद्योग में उत्पादन तेज हो जाएगा, लेकिन सस्ता हो जाएगा, आराम का काम हो जाएगा। तो जल्दी-जल्दी मान लीजिए कपड़ा-वपड़ा बनेगा, जल्दी-जल्दी मार्केट में जाएगा, जल्दी-जल्दी नुकसान कर रहा है, प्रॉफ़िट होगा कंपनी वाले को। थोड़ा-सा ना मेरे को मुँह में घाव हो गया है, बोलते नहीं बन रहा है, इसीलिए दिक्कत हो रहा है। मुँह में घाव हो गया है, बोल नहीं पा रहे हैं। फिर भी आप लोग के लिए हम मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, इसलिए हमें आप ज़रूर सपोर्ट कीजिए, ठीक है? आगे हम लोग बढ़े। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 क्या है कि औद्योगिक क्रांति में इसका बड़ा योगदान रहा। मतलब जो औद्योगिक क्रांति हो रही थी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था, तो इसमें बहुत ज़्यादा योगदान था इसका, क्योंकि चीज़ें जल्दी-जल्दी बन जा रही थी, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जल्दी आ गया, यानी औद्योगिक क्रांति में इसका योगदान बढ़ गया। समझ गए? तो समझ गए होंगे बात। इससे धागे एक साथ बहुत सारे काटे जा सकते थे, उत्पादन तेज हो गया और इसमें औद्योगिक क्रांति में ज़्यादा विस्तार हो गया इसकी वजह से। समझ गए? वही स्पिनिंग जेनिंग मशीन था। कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए? आगे चलिए। आगे है बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या है? यानी मल्टीपर्पज़ जो हम लोग पॉलिसी अपनाते हैं, योजना लाते हैं, वो क्या है? तो चलिए देखिएगा। बहुउद्देशीय परियोजना क्या होती हैं? तो वे परियोजनाएं होती हैं ये जिनका उद्देश्य एक ही संसाधन से कई लाभ प्राप्त कर लेते हैं। मतलब संसाधन एक ही को रहेगा, लेकिन लाभ हम लोग अलग-अलग कैटेगरी से उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। मतलब चीज़ एक ही रहेगा, जैसे मान लीजिए पानी है, क्या है? पानी है, तो उस पानी का यूज़ हम लोग बिजली बनाने में भी कर सकते हैं, सिंचाई में भी कर सकते हैं, समझ गए? और भी बहुत सारे नहर-वहर बनवा सकते हैं, मछली पालन कर सकते हैं। तो देखिए, संसाधन एक ही गो है, लेकिन उसका उद्देश्य हम लोग देखिए अलग-अलग कर दे रहे हैं, मल्टीपर्पज़ कर दे रहे हैं। तो जब मल्टीपर्पज़ हम लोग कर देते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से हम लोग जानते हैं। समझ गए? आगे बढ़ा जाए दोस्तों? वेरी गुड, आगे बढ़ा जाए। तो देखिए इससे बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो कौन-कौन होते हैं? देखिए सिंचाई, बिजली उत्पादन और बाढ़ में नियंत्रण कर लेते हैं। मतलब सिंचाई-विचाई कर लेते हैं, बाढ़ में नियंत्रण ले लाते हैं। जब बाढ़ में नियंत्रण ले ला इसका यूज़ हम लोग बाढ़ के नियंत्रण में भी कर सकते हैं। अलग-अलग कैटेगरी में हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। आगे चलिए, पेयजल आपूर्ति एवं मत्स्य पालन। अभी तुरंत बताए थे कि पेयजल आपूर्ति और मत्स्य पालन। तो एक ही जैसे मान लीजिए पानी है, जो भी है, तो सिंचाई में भी यूज़ किए, बिजली बनाने में यूज़ किए, बाढ़ नियंत्रण मतलब डैम-वैम बनाने में यूज़ किए, मछली पालन कर लिए, है ना? पानी पीने वाला पानी की बात कर लिए, यानी पेयजल आपूर्ति की बात कर लिए और अपने अगल-बगल का क्षेत्र का विकास कर लिए, रोज़गार के अवसर ले लाए, काम मिलने लगेगा। तो देखिए, चीज़ एक ही गो है, संसाधन ये वाला जो है, एक ही गो है, लेकिन इसका यूज़ हम लोग अलग-अलग पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, अलग-अलग लक्ष्य के लिए करते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से जानते हैं। तो मेरे को लगता है कि आपको अच्छी तरह से बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ा जाए दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है जनसंचार क्या है? जन मतलब क्या होते हैं? लोग। जन मतलब क्या होते हैं? लोग। और संचार मतलब इधर से उधर सूचनाओं को भेज देना, ट्रांसफ़र कर लेना। तो जनसंचार वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सूचना, विचार या संदेश बड़ी संख्या में लोगों तक पहुँचाए जा सकते हैं। कहने का मतलब है कि जनसंचार क्या है? तो एक ऐसा प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा सूचना को, चाहे विचार को, चाहे संदेश को बहुत सारे लोगों तक हम पहुँचा सकते हैं एक ही बार में आराम-आराम से। समझ गए ना? यानी बहुत सारे लोगों के बीच हम क्या कर सकते हैं, इसको पहुँचा सकते हैं सूचनाओं को। जब हम सूचना को पहुँचाते हैं, अपने विचार को, सूचना को या अपनी भावना को, संदेश को, कोई भी चीज़ को, जैसे न्यूज़-व्यूज़ को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बहुत संख्या में पहुँचा देते हैं, तो उसी व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जनसंचार के नाम से जानते हैं। समझ गए? यानी जनसंचार कुछ नहीं है, तो सूचना को या विचार को या संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बहुत मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक बहुत सारे व्यक्ति में जब पहुँचाते हैं, माने बहुत सारे लोगों तक सूचनाओं को पहुँचाना ही क्या कहलाता है? जनसंचार कहलाता है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं देखिएगा, तो देखिए समाचार पत्र, बुलेटिन यूज़ करते हैं ना, समाचार पत्र हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया और इंटरनेट के माध्यम से हम लोग पहुँचाते हैं। रेडियो रहता था पुराने ज़माने में, तो लोग न्यूज़ सुनता था, फिर उसके बाद जागरूक होता था। रेडियो होता था, समाचार पत्र होता था, टीवी-उवी होता था।
टीवी से दूरदर्शन देखा करते थे लोग, अब तो इंटरनेट हो गई है, मोबाइल से ही सब कुछ देख लेता है, न्यूज़ देख लेता है लोग। तो एक प्रकार का क्या है, वो जनसंचार का माध्यम है, माने वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, आगे देखिए, आगे है, इसको मैं मिटा ले रहा हूँ, हाँ मिटा लिया। अब देखिए आगे क्या है, समाज को जागरूक और सूचित करना। तो जनसंचार से होता क्या है, समाज को ये पता कर लेते हैं कि जागरूकता अभियान जब फैलाना रहता है तो लोगों के पास जाते हैं ना, सूचनाओं को भेजते हैं। अब तो इंटरनेट का ज़माना हो गया है, एक बार वीडियो बना दीजिए उस पर या पोस्टर लगा दीजिए, रिपोर्ट लिख दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, तुरंत चल जाएगा, सेकंड नहीं लगेगा जाने में। नेट पर चलना चाहिए फास्ट। तो यानी समाज को जागरूक और सूचित करने में जनसंचार का प्रयोग किया जाता है। फिर जनमत निर्माण, माने लोगों को जुटाने उटाने में भी इसका उपयोग होता है। समझ गए, जैसे हम लोग हैशटैग ट्रेंड, अरावली के लिए मैं जब वीडियो बनाया था तो उसमें बोले थे कि हमें हैशटैग ट्रेंड को लाना होगा सोशल मीडिया पर। तो क्यों कहे थे, जनमत निर्माण के लिए ही कहे थे, समझ गए, ताकि हम लोग मिलजुल कर किसी तरह से, और अरावली पर जो सरकार का डिसीजन था उस डिसीजन को रोकने के लिए हम लोग इसके लिए कदम उठाए थे। हालांकि नहीं हो पाया, हम लोग में बहुत सारी कमी थी, फिर भी अब क्या ही कहा जाए, ठीक है। हम लोग छोटे आदमी हैं, अभी तो उतने लोग तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो जितना था उतना हम लोगों ने प्रयास किया और आप लोगों ने प्रयास किया, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो जनसंचार समझ में आ गया हो, एक बार रीड कर लेते हैं। जनसंचार वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सूचना, विचार और संदेश बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। इसका क्या क्या माध्यम है देखिएगा, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट के माध्यम से पहुंचाते हैं, समाज को जागरूक और सूचित करते हैं और जनमत निर्माण कर देते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग पेज नंबर 3 की ओर अग्रसर होते हैं। पेज नंबर 3 को देखते हैं, इसको बड़ा कर लीजिए थोड़ा सा, ये हो गया बड़ा, इतना बड़ा में तो आपको दिखता होगा, उतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, ये तो इसमें कुछ लिखना तो है नहीं ऐसे। अब देखिए, लैंगिक असमानता, अनइक्वालिटी, लैंगिक असमानता, ठीक है, यानी सेक्स अनइक्वालिटी क्या है, यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेक्सुअल अनइक्वालिटी, ठीक है। तो क्या है लैंगिक असमानता से आप क्या समझते हैं, यही क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं लैंगिक असमानता क्या है। देखिए, लैंगिक असमानता उस स्थिति को कहते हैं जब लिंग के आधार पर पुरुषों और महिलाओं के बीच अधिकार, अवसर और संसाधनों में भेदभाव किया जाता है। यानी लैंगिक असमानता क्या है, तो एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसी स्थिति है जब व्यक्तियों में लिंग के आधार पर कि तुम महिला है, तुम पुरुष हो, तुम्हारा ये काम है, जैसे बोला जाता है ना, याद कीजिए कि पुरुषों को घर के बाहर काम करना चाहिए, पुरुष को घर के बाहर काम धंधा करना चाहिए, और जो महिलाएं होती हैं उनको घर के अंदर काम करना चाहिए। हमारे समाज में ये सब किया जाता है, लेकिन ये गलत बात है। हम सब, अब कोई कम नहीं है किसी से, समझ गए ना, महिलाएं कम है ना पुरुष कम है, तो महिलाएं बहुत आगे हो गई हैं, तो होना भी चाहिए। हमें जो महिला सशक्तिकरण है उस पर जरूर ध्यान देना चाहिए, लेकिन पुरुष को भी नीचे नहीं झुका सकते, हम लोग को दोनों को बराबरी लेकर चलना है। तो देखिए क्या हमने कहा, लैंगिक असमानता किसको कहते हैं, तो देखिए लैंगिक असमानता क्या है, जब पुरुष और महिलाओं के बीच कार्यों के आधार पर या संसाधनों के आधार पर या उसके अधिकार चाहे अवसर के आधार पर जब हम लोग भेदभाव करते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उस भेदभाव को ही हम लोग लैंगिक असमानता कहते हैं। शायद समझ में आ गया होगा। देखिए लैंगिक असमानता गांव में भी होता है। जो लड़का लोग को ना, ध्यान दे दीजिएगा, अभी भी देखने को आपको मिलेगा, प्राइवेट स्कूलिया में पढ़ाएंगे, लड़का के प्राइवेट स्कूलिया में, और जो लड़कियां रहेगी उसको, जो गार्जियन लोग होते हैं, अभी भी हमारे यहाँ देखने को मिलता है, हमारे गांव में ही आपको देखने को मिलेगा कि लड़का को प्राइवेट स्कूलिया में पढ़ाएंगे और लड़कियां को सरकारी स्कूलिया में पढ़ाएंगे और कहेंगे कि हम भेदभाव नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं है, किसी न किसी एक प्रकार की लालच होती है, वे भेदभाव करते हैं, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं। फिर भी हम लोग को टीका टिप्पणी नहीं करना है किसी आदमी के बारे में, फिर भी हम लोग को भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो क्या है, हमने क्या बताया कि लैंगिक असमानता उसको कहते हैं जब महिला और पुरुष में उसके अधिकार, अवसर, काम, ये सब के आधार पर जब भेदभाव करते हैं तो उसी को हम लोग लैंगिक असमानता कहते हैं। देखिए इसमें क्या क्या होता है लैंगिक असमानता में दिक्कत, तो शिक्षा, पेन ले लेता हूँ थोड़ा, हाँ,
शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया, या स्वास्थ्य में असमान अवसर देखने को मिलता है। जो शिक्षा होता है, स्वास्थ्य होता है, ये सब में असमान आपको अवसर देखने को मिल जाते हैं। तो असमान जब अवसर देखने को मिल जाते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं लैंगिक असमानता के नाम से जानते हैं। समझ गए आप? जरूर समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे क्या है, तो इसमें हमने वही कहा कि शिक्षा, रोजगार और ये सब में हम लोग देखते हैं डिफरेंस, माने असमान अवसर मिलता है। शिक्षा में नहीं मिल पाता है, रोजगार में नहीं मिल पाता है और स्वास्थ्य में आपको देखने को नहीं मिलता है। चलिए दूसरा क्या है, सामाजिक और आर्थिक भेदभाव होता है उन लोगों में। सामाजिक और आर्थिक भेदभाव आपको देखने को जरूर मिल जाएंगे। तो सामाजिक भेदभाव, सामाजिक माने समझ रहे हैं ना, समाज के आधार पर। सामाजिक मतलब समझ रहे होंगे। और आर्थिक आधार पर भी होता है कि महिला कमाती कम है तो घर में रहेंगी। और सामाजिक भेदभाव तो समझ ही रहे हैं, उन लोगों को घूंघट उंघट में रहना है, उतना बोलना नहीं है, कड़ा नहीं बोलना है, बोलेगा तो असभ्य औरत मानता है लोग। लेकिन ये बात बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी लोग को अधिकार बराबर होते हैं। तो ये वाला हो गया आपका और ये वाला हो गया। नेक्स्ट है समान अधिकारों का अभाव। अभी भी समान अधिकार नहीं मिलते हैं, एक जैसा अधिकार नहीं होता है। भले हम चिल्ला लें कि समान अधिकार है, लेकिन हम उनको समान अधिकार नहीं देते हैं। तो यही सब क्या है, आपका लैंगिक असमानता है। समझ गए? चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला है मनरेगा का फुल फॉर्म बताइए। मनरेगा का पूरा नाम क्या है? तो आपको पता ही होगा कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ये बहुत बड़ा है, तो आप इसको एक बार जरूर याद कर लीजिएगा, ये आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। समझ गए? तो मनरेगा का फुल फॉर्म क्या बताया मैंने कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। समझ गए? चलिए अब हम लोग पेज नंबर 4 का देखिए। अब सेक्शन सी का है ये ना, वो आपका सेक्शन बी था, वो 1 नंबरिया था। मानिए तो क्या था, 1 नंबरिया था। थोड़ा सा मैंने बड़ा लिखा था, उसको खुद से ही लिखा हूँ दोस्तों, बड़ी बड़ी मेहनत पड़ता है टाइप करने में, क्या ही बताएं, लेकिन आप लोग के लिए चलेगा। चलिए सेक्शन सी, ये आपका कौन कितने नंबर के होंगे आपको पता ही होगा। ये जो आपके होंगे ये 2-3 नंबर के होते हैं सेक्शन सी वाले, ठीक है। तो आप इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो क्या है, जालियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड पर आपको क्या लिखना है दोस्तों? टिप्पणी लिखना है। तो चलिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था पता ही होगा आपको। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में हुआ था ना। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में, यानी 13 अप्रैल में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 जालियांवाला बाग हत्याकांड, समझ गए, अमृतसर में हुआ था। जब जनरल डायर के आदेश पर निहत्थे जो लोग थे उन पर ना अंधाधुंध गोलियां चलवाया था जनरल एडवर्ड डायर ने क्या किया था, अंधाधुंध गोली चलवा दिया था। और इस घटना में सैकड़ों लोग मारे गए थे, हजारों लोग घायल हुए थे। और ब्रिटिश साम्राज्य का ये क्रूरता का प्रतीक था, मतलब ब्रिटिश समाज का एक क्रूरता का प्रतीक था। पता नहीं ऊपर से बार बार ये घसक जा रहा है, जो कि ठीक नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को ये नई दिशा और तीव्रता दिया था। ये जब हुआ तो भारत में ना आंदोलन तेज हो गए। क्या हो गए दोस्तों? भारत में आंदोलन तेज हो गए। अभी ध्यान दीजिएगा, अभी हम कुछ चीज़ें नहीं समझाएंगे आपको। मैंने क्या बोला कि कुछ चीज़ें नहीं समझाएंगे। इसके लिए ये जो आपको दिख रहा होगा ये वाला पार्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है एनिमेशन के थ्रू। आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। हम उस वीडियो के लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। क्या करेंगे दोस्तों? डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। यानी 2 वीडियो अभी हम बताए हैं, एक तो मैंने बताया इसका पार्ट 1, और एक जो जालियांवाला बाग हत्याकांड है उस पर मैंने बढ़िया से एनिमेशन के थ्रू कहानी के माध्यम से वीडियो बनाया है। आप अगर उसको देख लीजिएगा एग्जाम देने जाने से पहले 1 घंटा पहले, तो आपको ना कभी नहीं भूलिएगा। इस बात को मैं गारंटी देता हूँ। कहानी के माध्यम से मैंने उसे अच्छी तरह से एनिमेशन के थ्रू समझा दिया है। ठीक है, आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। वर्नाक्यूलर एक्ट पर टिप्पणी लिखिए। भी टिप्पणी लिखने के लिए आता है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पर टिप्पणी लिखिए।
तो क्या है वर्नाक्यूलर एक्ट? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था, प्रेस के लिए लाया गया कानून था। 1878 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगाने के लिए बनाया गया था। कहने का मतलब है कि अंग्रेज लोग पहले तो इसको लाए थे। अंग्रेज लोग क्या किए थे, इसको लाए थे, इसलिए लाए थे ना कि हम लोग का जो भाषा था, हिंदी भाषा में खूब छपता था पेज ओज, खूब क्या छपता था, समाचार छप जाता था। जब खूब छपता था, अंग्रेजों ना कन्फ्यूज हो गए। उन लोग को लगा ना कि अब हम लोग का नियंत्रण कमज़ोर पड़ जाएगा, ये भारतीय ना बड़ी आजकल चालाक हो गए हैं। तो अंग्रेज लोग कि रुको तब फरियाते हैं तुमको, और उन्होंने एक एक्ट लाया, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया। अब ये जो एक्ट आया तो उसका उद्देश्य क्या था? तो हम लोग के ना राष्ट्रवादी जो विचार था, जो हम लोग के अंदर राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो रही थी, अंग्रेज लोग दबाना चाहते थे, समझ गए। और इस अधिनियम ने क्या किया कि प्रेस की स्वतंत्रता को खूब प्रभावित किया, यानी प्रेस की स्वतंत्रता को दबाने के लिए बहुत काम किया उन लोगों ने। लेकिन देश में क्या किए, बहुत सारे आंदोलन हुए और बाद में उसको इस एक्ट को क्या करना पड़ा, वापस लेना पड़ा। तो सीधा सीधी बात यही है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कुछ नहीं था, ये ऐसा एगो एक्ट था जिसमें हम लोग के भाषा को दबाने के लिए, हम लोग की राष्ट्रवाद के प्रति जो भावना चल रही थी लोगों में और प्रेस के माध्यम से खूब जो छापा जा रहा था, उसको दबाने के लिए अंग्रेज लोग लाए थे एक कानून, एक एक्ट लाए थे, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, खूब एकदम विरोध हुए, बाद में इसको वापस करना पड़ा अंग्रेजों को। बहुत उन लोग उछल कूद कर रहे थे, लेकिन लास्ट में वापस करनी ही पड़ गई, ठीक है। आगे बढ़ें। वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत में अंतर लिखे। तो वनस्पति जगत और प्राणी जगत में अंतर क्या ही बताएं, आप तो जान ही रहे हैं कि वनस्पति जगत में जो जीव होते हैं वो लगभग स्वपोषी होते हैं, लेकिन प्राणी जगत में परपोषी होते हैं। तो आप ही को नॉर्मल बात है, आप तो साइंस के स्टूडेंट है ना, तो आपको तो पता होगा कि स्वपोषी और परपोषी में क्या डिफरेंट होता है, ठीक है। दूसरा है वनस्पतियां सामान्यतः स्थिर होती हैं, वनस्पति थोड़ी ना कूदती हैं, आपको पता है। वनस्पति क्या होती हैं, रुकल रहते हैं। लेकिन जो प्राणी जगत होते हैं वे एकदम चलते फिरते हैं, क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह चलते फिरते रहते हैं। जैसे हम लोग चलते हैं कि नहीं चलते हैं, हम लोग चलते हैं, तो हम लोग क्या हैं, प्राणी जगत है। लेकिन पेड़ पौधे वनस्पति जगत है। अगर नहीं बुझाएगा तो पेड़ पौधे और जीव जंतु में अंतर जैसा कुछ लिख दीजिएगा, आपको फुल नंबर मिल जाएगी। इस बात को आप याद रखिएगा। नहीं बुझाएगा तो आपको क्या करना है, दिमाग में एक चीज रखना है एग्जाम में, कि आदमी वाला और पेड़ पौधा वाला कुछ डिफरेंट लिख दीजिएगा, समझ गए, तो आपको लगभग नंबर मिल जाएगी। यानी वनस्पतियों में संवेदनशील तंत्र नहीं होता, लेकिन हम लोग में होता है, वही सब तो डिफरेंट है। तो आप इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग पेज नंबर 5 की ओर अग्रसर। मोटे अनाज से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, मोटे अनाज किसको बोलते हैं, जो कम पानी में उग जाता है, वैसा फसल जो कम पानी में उग जाता है और खूब पोषण देता है, हम लोग को पोषण युक्त होता है, उसी को मोटे अनाज कहते हैं, समझ गए। माने मोटा अनाज में पानी कम चाहिए लेकिन पोषण बहुत ज़्यादा देगा, न्यूट्रिशन ज़्यादा देगा, तो उसी को मोटे अनाज कहेंगे। आपको पता है बाजरा, ज्वार, रागी, ये सब क्या है, मोटे अनाज है। इसमें फाइबर उबर बहुत ज़्यादा होता है, आयरन वायरन होता है, खनिज वनिज होता है, ठीक है। और शुष्क और कम उपजाऊ वाले क्षेत्र में भी उगाए जा सकते हैं, सूखले क्षेत्र में आराम से जम जाएगा, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मोटे अनाज के नाम से जानते हैं। तो ये आपको पता ही है। हम लोग सीधे आगे बढ़ते हैं, बस आपको जानकारी के लिए मैं आगे इस तरह से करते जा रहा हूँ। एक बार आप केवल सुनते रहिएगा, आपको समझ में आ जाएगी सब, ज़्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं पड़ेगा हमको। प्राकृतिक गैस एवं बायोगैस में अंतर स्पष्ट करें। तो प्राकृतिक गैस क्या होता है, जीवाश्म गैस होता है, भूमिगत भंडारों से मिलता है। लेकिन जो बायोगैस होता है जैविक अपशिष्ट से मिलता है, बनता है, ठीक है। दूसरा है प्राकृतिक गैस सीमित होता है, लेकिन बायोगैस नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अगला है प्राकृतिक गैस का उद्योग और परिवहन में होता है उपयोग इसका। मतलब जो प्राकृतिक गैस है इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, इंडस्ट्री में, परिवहन में करते हैं। लेकिन बायोगैस में घरे और के लिए यूज करते हैं। बायोगैस का यूज ज़्यादा इंडस्ट्रियल में नहीं हो सकता है, लेकिन उतना नहीं बनाता है लोग, उतना बनाने में दिक्कत हो जाएगा, कंपनी वाला उतना देखेगा। इसलिए बायोगैस जो होता है वो यूज हो जाता है घरेलू, घर और में। और गोबर गैस इसको बोलते हैं ना, याद रखिएगा।
गोबर गैस भी समझ सकते हैं उसको, और उद्योग में होता है प्राकृतिक गैस का उपयोग। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है जातिवाद के दुष्प्रभाव क्या है। जातिवाद के दुष्प्रभाव बताने हैं। तो जातिवाद का दुष्प्रभाव क्या है? ऊंच नीच मिलता है, बड़ी डिस्क्रिमिनेशन मिलता है आपको। राष्ट्रीय एकता और सामाजिक जो भेदभाव है वो क्या होता है? जातिवाद अगर रहेगा तो राष्ट्रीय एकता में और सामाजिक सुदृढ़ता धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा। एकता में दिक्कत हो जाएगी, भेदभाव कीजिएगा तो लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, समझ गए ना। दूसरा है प्रतिभा के बजाय क्या करेंगे? जाति पर महत्व देंगे, जो अभी हो रहा है हमारे देश में। जाति पर ज़्यादा लोग टीका टिप्पणी करते हैं, विकास से कोई मतलब नहीं है, समझ गए। तो प्रतिभा के बजाय यानी जो लोग में टैलेंट है, टैलेंट को नहीं देखा जाएगा, लोग अपने जाति को देखेंगे। पहले अपन भईवा के नौकरी करवाएं, अब पड़ोसी मतलब जो रिश्तेदारवा है ना उसको नौकरिया वोकरिया करवाएंगे जाति के आधार पर, कि मेरा फलाना जाति करे, हमरे जाति के है भैया, इसीलिए इसको नौकरी दे दो। लोग यही सोचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए इंसान को। चलिए अब हम लोग पेज नंबर 6 की ओर अग्रसर होते हैं। पेज कर देता हूँ, महाविद्या साइंस कॉन्सेप्ट को मैं बंद कर देता हूँ, ये ऊपर हो गया, वो देखने की जरूरत नहीं है, बार बार कितना दिखाएंगे हम। ठीक है, तो क्या है इसका देखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र के कुछ उदाहरण देना है। तो प्राथमिक क्षेत्र को आपको पता ही है, शुरू वाला कृषि, पशुपालन, ये सब जितने भी चीज़ें वो प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण है। मछली उछली पालन करते हैं, कृषि खेती उती हो गया, पशुपालन हो गया, ये सब। द्वितीय क्षेत्र में वस्त्र उद्योग हो गया, चीनी उद्योग हो गया, इस्पात उद्योग हो गया, ये सब हो गया। तृतीय क्षेत्र में जो सेवा उत्पन्न करता है, जैसे शिक्षा, परिवहन, बैंकिंग, स्वास्थ्य सुविधाएं, सेवा वाला जितने भी रहेंगे सेवा के क्षेत्र को उसको तृतीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो ये सब तो आपको पता ही है, इसमें बकबक नहीं करना है। चलिए अब हम लोग अगला चलते हैं। लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताएं लिखें। तो लोकतांत्रिक सरकार की क्या विशेषताएं होते हैं? तो लोकतांत्रिक सरकार की क्या विशेषताएं होते हैं, चलिए बताइए, आप जरूर बताइए। तो देखिए लोकतांत्रिक सरकार क्या होता है ना, इसका गठन कौन करता है? तो चुना गया प्रतिनिधि से होता है, पहले प्रतिनिधि आएगा। और लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता है कि जनता अपना प्रतिनिधि को चुनेगा, नेता को चुनेगा। कानून का शासन और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा होगी। मैंने आदमी को ध्यान में रखते हुए चुनाव हो, मतलब इसमें चुनाव होता है और उन्हीं के अधिकारों की रक्षा भी होती है। स्वतंत्र न्यायपालिका और नियमित और निष्पक्ष चुनाव किए जाते हैं। तो आपको पता है क्या क्या होता है, मैंने क्या बताया कि सरकार का गठन लोगों के द्वारा होता है, जनता के द्वारा होता है। कानून का शासन और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा होती है, और न्यायपालिका स्वतंत्र होती है और चुनाव एकदम निष्पक्ष होते हैं। आइए हम लोग सेक्शन डी कि क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। ये 5 नंबर के आएंगे, ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो जर्मनी का एकीकरण का संक्षिप्त वर्णन करें, ये 5 नंबरिया है। चलिए, तो क्या है, जर्मनी का एकीकरण 19वीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी। ऐसे ही आपको एकदम बना के मस्त लिखना है। 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन के बाद जर्मनी लगभग 39 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। जब वियना सम्मेलन हुआ था उसके बाद 1815 में वियना सम्मेलन हुआ था, तो उसके बाद जर्मनी 39 छोटे छोटे राज्य में बटा हुआ था। इन राज्यों में क्या था, तो राजनीतिक एकता का अभाव था, माने वहाँ कोई एकता ही नहीं था। वहाँ पर राजनीतिक एकता अलग अलग था, एकदम लोग अजीब थे, बटल थे, एकदम कोई एकता नहीं था। लेकिन राष्ट्रवादी भावना जब तेजी से बढ़ी, जब लोगों के बीच राष्ट्रवादी भावना बढ़ने लगा, तो एकीकरण में प्रसा की प्रमुख भूमिका रही। तब प्रसिया जो है एकदम एकीकरण के लिए आप तब प्रसिया क्या किया, एकीकरण करने के लिए एकदम उतावला हो गया कि नहीं अब एकीकरण होगा ना। एकीकरण में प्रसा की प्रमुख भूमिका रही। आगे है कि जर्मनी की एकीकरण का नेतृत्व किसने किया था? तो याद कीजिए, ऑटो वन बिस्मार्क, जो प्रसा का प्रधानमंत्री था, उसी ने किया था। उसने क्या किया था, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी लाया था, जिसका अर्थ क्या था, भाषण नहीं चाहिए, युद्ध होगा, एकदम टकराव होगा, मार होगा, काट होगा, उसके बाद एकीकरण होगा। समझ गए ना। बिस्मार्क ने 3 गो युद्ध भी लड़े थे। 1864 ईस्वी में डेनमार्क का युद्ध, डेनमार्क का जो लड़ाई हुआ था, डेनमार्क का युद्ध हुआ था। 66 में क्या हुआ था, 1866 में ऑस्ट्रिया के साथ, और 1870-71 में फ्रांस के साथ युद्ध किया था। इन युद्धों में विजय के बाद जर्मनी के अधिकांश राज्य प्रसा के नेतृत्व में
एकजुट हो गए। अंततः 1871 में फ्रांस के वर्साय के शीश महल में जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई और विल्हेम प्रथम को जर्मन का सम्राट घोषित किया गया। इस प्रकार जर्मनी एक शक्तिशाली राष्ट्र राज्य के रूप में विश्व मानचित्र पर उभर गया। तो देखिए, इसको हम ज़्यादा नहीं दोबारा समझा रहे हैं, क्योंकि इस पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है। इसको भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसको भी आप जा करके देख लीजिएगा। 3 वीडियो को मैं लगातार एकदम डालूंगा, याद रखिएगा। एक इसके पार्ट 1 को, दूसरा मैंने क्या बताया, जालियांवाला बाग हत्याकांड, और तीसरा जर्मनी की एकीकरण, इसको भी मैंने समझाया है, ऑटो वन बिस्मार्क के बारे में। तो इसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसको देख लीजिएगा। एनिमेशन का वीडियो है दोस्तों, जरूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। स्पीड में ही मैंने बोला है, बट अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा, तो आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए, अब हम लोग चलते हैं पेज नंबर 8 की ओर अग्रसर होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अगला है असहयोग आंदोलन असफल क्यों हुआ। जो असहयोग आंदोलन है वो असफल क्यों हुआ। देखिए, असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1920-22 में, है ना। इसके कारण क्या थे, तो महात्मा गांधी जो थे, इनके नेतृत्व में एक आंदोलन चलाया गया था, लेकिन कुछ कारण से इनको वापस लेना पड़ा। तो कौन कौन कारण थे, देखिएगा। चौरा चौरी हत्याकांड हो गया था 1922 में, चौरा चौरी कांड हो गया, जिसकी वजह से, याद कीजिए, मैंने समझाया भी था ऑफलाइन क्लास में कि चौरी चौरा जो कांड है, वहाँ पर ना हमारे लोग जो जुलूस लेकर निकल रहे थे रोड पर, अब पुलिस लोग आते हैं, कुछ लोगों को मार देते हैं गोली। अब लोग गुस्सा आ जाते हैं, अब गुस्साते हैं तो पूरा थनवे के लगा देते हैं आग, और उसमें बहुत सारे जो अंग्रेज हैं मर जाते हैं। तो यही चौरा चौरी हत्याकांड था। इसको सुनते हैं महात्मा गांधी तो सोचते कि ये ले, हम असहयोग आंदोलन चला रहे हैं और लोग आपस में मारे पीट कर रहे हैं, इसको वापस कर लो, इसलिए वो ये वापस किए थे। दूसरा का क्या था, आंदोलन में अनुशासन की कमी थी, वही लोग भटक गए थे, इधर उधर मारकाट कर रहे थे। ब्रिटिश दमन और गिरफ्तारियां, जब ब्रिटिश लोग दमन करने लगे, गिरफ्तारियां करने लगे, तो नेता लोग जेल में जाने लगे। नेता जब जेल में जाने लगे तो नेतृत्व का अभाव होने लगा, जिसकी वजह से क्या हो गया, महात्मा गांधी को लास्ट में असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ गया। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अगला है, मुद्रण संस्कृति ने भारत के राष्ट्रवाद में किस प्रकार मदद की। मुद्रण मतलब वह प्रेस उरेस वाला। तो देखिए, मुद्रण संस्कृति ने भारत के राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो कैसे निभाई थी, तो 19वीं शताब्दी में जो छापा खाने थे, क्या थे दोस्तों, छापा खाने, जहाँ पर प्रिंट होता था, यह अखबार के प्रसार से राष्ट्रवादी विचार आम जनता तक पहुँचने लगे, जिसकी वजह से राष्ट्रवाद आने लगा, देश के प्रति लोग सोचने लगे। तो इस प्रकार मुद्रण संस्कृति से, प्रेस के माध्यम से लोगों के अंदर आए कि अरे बाप रे बाप, अंग्रेज लोग तो हम लोग को खाए जा रहे हैं, हमारे देश को लूट रहे हैं, तो अब हम लोग को एकजुट होना चाहिए। दूसरा क्या था, दूसरा है कि जन जागरूकता और एकता होते गया, जन जागरूकता और एकता होते गया। अलग अलग भाषा में जो समाचार पत्र थे छापे जाते थे, जिससे कि अलग अलग भाषा के लोग पढ़ लेते थे, पहचान लेते थे, और राष्ट्रीय पहचान जब उन लोग को मिलने लगा तो उन लोग के अंदर राष्ट्रवाद आ गया। समझ गया। ब्रिटिश शासन की आलोचना होने लगी, ब्रिटिश उन लोग कहने लगे अरे बाप रे बाप, अंग्रेजों ने तो हम लोग को उल्लू बना दिया है, ठीक है, यहाँ पर आ करके हम लोग को नौटंकी करके रखा है, ये गड़बड़ कानून लाता है और बुरी तरह से हम लोग को फंसा दिया है, हम लोग पर जुर्म कर रहा है। तो लोग आलोचना करने लगे। जब आलोचना करने लगे तो लोग आलोचना कैसे करते हैं, राष्ट्रवाद आने लगा उन लोग के अंदर। समझ गए। तो यही था, मुद्रण संस्कृति ने भारत के राष्ट्रवाद में किस प्रकार मदद की। तो यही इसका आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आइए अब हम लोग 9 की ओर चलते हैं। इसको फास्ट समझाने का अर्थ यही है दोस्तों कि अब टाइम नहीं बचा हुआ है कि ज़्यादा बकबक किया जाए। समझ गए। इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ और आपको अच्छी तरह से दिखाई देगा। आप इसको क्या कीजिएगा, 1080 पर करके देखिएगा, मतलब HD में करके देखिएगा, नहीं तो नहीं पता चल पाएगा, ठीक है। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध यूरोप में लड़ा गया था। अब ये देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन है ना, सोचने वाली है कि जो प्रथम विश्व युद्ध है यूरोप में लड़ा गया था, लेकिन इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ा। इस कथन का मतलब समझाइए उदाहरण के साथ, यही ना क्वेश्चन है। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था, 1914 से 1918। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध पर मैंने वीडियो बनाया है, तो अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, उसका भी लिंक हम डाल देंगे। समझ गए। तो देखिए, 1914 से 1918 तक लड़ा गया था। इसका प्रभाव यूरोप में नहीं था, पूरे दुनिया इससे प्रभावित होता है। समझ गए। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक प्रभाव सब पड़े इस पर।
देखिए, सबसे पहले औपनिवेशिक देशों में इसका गहरा प्रभाव पड़ा, जहाँ पर जो ब्रिटिश हुकूमत है या जो यूरोप के जो भी देश थे जो कि औपनिवेशिक यानी जो दूसरे देश पर कब्जा किए थे, उस पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। ब्रिटेन ने अपने उपनिवेशों से सैनिक धन और संसाधन लिए, मतलब भारत से भी सैनिक लेकर गया था ये लड़ाने के लिए प्रथम विश्व युद्ध में, धन और संसाधन लिए थे। तो भारत से लाखों सैनिक युद्ध में भेजे गए और युद्ध खर्च के लिए कर बढ़ाया गया, टैक्स बढ़ाया गया। मतलब युद्ध की भरपाई करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, टैक्स बढ़ा दिया। तो महंगाई बढ़ गया, महंगाई बढ़ा तो खाद का संकट पैदा हो गया और जनता में असंतोष फैला, जिससे आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन बढ़ गए। समझ गया। आगे है दूसरा है विश्व विश्व की अर्थव्यवस्था, इसका गंभीर प्रभाव पड़ा, अर्थव्यवस्था पर भी दिक्कत हो गया। युद्ध के कारण क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार थे, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार थे, जो इंटरनेशनल जो बिजनेस होती थी, व्यापार होती थी, वो क्या हो गया, ठप पड़ गए। कई उद्योग सामग्री बनाने में लग गए, मतलब उद्योग जो थे क्या करने लग गए, लड़ाई वाला जब लड़ाई होता है तो लड़ाई का सामान बनाता है, तो जो वहाँ के जो कंपनी वाले थे वे ना खाद्य पदार्थों को छोड़कर युद्ध का टैंक, तोप, बम, बारूद, गोली जो भी है लड़ने वाला चीज, उसको बनाने में लग गए। और युद्ध के बाद अनेक देशों में क्या हो गई, तो आर्थिक महामंदी आ गई। समझ गए, ग्रेट डिप्रेशन आ गया, इकोनॉमिकल डिप्रेशन आ गया। तो बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, फैल गया और यूरोप के कई देश क्या हो गए, कर्ज में डूब गए। मतलब युद्ध के सामग्री बनाइएगा, खाने वाला सामान नहीं बनाइएगा, धीरे धीरे क्या होते जाएगा, और टैक्स बढ़ाइएगा, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, बेरोजगारी बढ़ जाएगा, बेरोजगारी, काम में नहीं मिलेगा, और काम नहीं मिलेगा तो फिर कर्ज में देश डूबेगा, ये सब तो होगा। समझ गया ना। आगे है तीसरा कारण भी था, राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन हुआ, जैसे जर्मन, ऑस्ट्रो हंगेरियन और ऑटोमन जो था, ऑटोमन हो गया, यानी जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रो हंगेरियन हो गया, ऑटोमन, और रूसी साम्राज्य का धीरे धीरे पतन हो गया, धीरे धीरे रूसी साम्राज्य खत्म होने लगे, ये सब जितने भी साम्राज्य थे। और नेक्स्ट क्या है, कई नए राष्ट्रों का उदय हुआ, साथ ही एशिया और अफ्रीका में राष्ट्रवाद की भावना तेज हुई। भारत में युद्ध के बाद असहयोग आंदोलन जैसे आंदोलन की सब शुरुआत हो जाती है। मतलब ये सब जितने भी लड़ाई वड़ाई हुए यूरोप में, इसको देख करके हमारे लोग भी प्रेरित हुए कि जब यूरोप के छोटे छोटे देश जो है अपनी स्वतंत्रता के लिए इतने उतावले हो सकते हैं, तो हम तो इतने बड़े हैं, हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। तो लोगों ने क्या किया, अलग अलग प्रकार के आंदोलन भी लाने शुरू कर दिए और लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो गया। तीसरा भी है कि लड़ा गया था यूरोप में, ठीक है, और उसने पूरे विश्व की राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज की गहराई से प्रभावित किया। इसलिए इसे सही अर्थों में क्या कहा जाता है, वैश्विक युद्ध कहा जाता है। मैंने लड़ाई कहीं और हुआ था लेकिन उसका प्रभाव कहीं और हुआ था। यही है कि प्रथम विश्व युद्ध यूरोप में लड़ा गया लेकिन इसका प्रभाव पूरे विश्व में पड़ गया, यही इसका मतलब है। आइए हम लोग लास्ट पेज में चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी ये प्रश्न संख्या 5 है, भूगोल का है ना। तो भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, इस कथन की व्याख्या करें। याद कीजिए, कोई ना कोई ऊर्जा का क्वेश्चन एकदम गारंटी आएगा, याद रखिएगा, ऐसी आएगा, व्याख्या कीजिए, तो आपको व्याख्या करना होगा। भारत में सौर ऊर्जा के विकास की संभावना क्या है, बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बाकी ऊर्जा के स्रोत खत्म होते जा रहे हैं। तो सौर ऊर्जा नवीकरणीय है, तो इसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ प्राकृतिक, आर्थिक और तकनीकी सभी परिस्थितियाँ अनुकूल हैं। बात सही है, सभी परिस्थितियाँ हमारे भारत में क्या है, अनुकूल है। इसको पेन ने लिए थे, यानी सभी जो स्थिति है अनुकूल है हमारे देश के लिए, और ये पर्यावरण के लिए भी अनुकूल है और ऊर्जा की सुरक्षा भी प्रदान करती है ना। ऊर्जा आराम से मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले भौगोलिक स्थिति भारत को सौर ऊर्जा के लिए अत्यंत उपयुक्त बनाती है। जो भौगोलिक स्थिति है भारत की, बहुत ज़्यादा मस्त बनाती है। भारत में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, जहाँ वर्ष के अधिकांश दिनों में प्रचुर मात्रा में सूर्य का प्रकाश उपलब्ध रहता है। माने भारत क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वाला देश है, तो जिसकी वजह से लगभग यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिन सूरज का प्रकाश मिलता है। और सूरज का प्रकाश मिलेगा तो सोलर जो पैनल है आराम से चार्ज होते रहेगा, और इस ऊर्जा का उपयोग हम लोग विभिन्न कार्यों में कर सकते हैं, अलग अलग कार्य में कर सकते हैं। जैसे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में सौर ऊर्जा उत्पादन की बड़ी संभावना हो गई है ना। जो भी भारत के राज्य हैं, जैसे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब राज्य में क्या हो सकती है, संभावना बढ़ गई है, क्योंकि वहाँ पर घामा रहता है, और जो घामा रहने के कारण हम क्या कर सकते हैं, उसमें उस ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं अलग अलग कार्यों को करने के लिए।
ठीक है। दूसरे, ऊर्जा की बढ़ती मांग और सरकारी पहल सौर ऊर्जा के भविष्य को उज्ज्वल बनाती है। मतलब सौर ऊर्जा का भविष्य धीरे धीरे क्या हो रहा है, उज्ज्वल हो रहा है। जनसंख्या में वृद्धि, औद्योगिकरण और शहरीकरण से इस ऊर्जा की मांग बढ़ रही है। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा और जो अर्बनाइजेशन होगा, शहरीकरण हो जाएगा, तो क्या होगा, धीरे धीरे ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। ऊर्जा की आवश्यकता हम कहाँ से करेंगे, सौर ऊर्जा से करेंगे, क्योंकि ऊर्जा के स्रोत धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, सब जितने भी चीज़ हैं, कोयला ये सब हो गया, सब धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। जिससे मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो कहाँ से पालन कीजिएगा, कहाँ से यूज कीजिएगा। तो सौर ऊर्जा ठीक ठाक है। भारत में राष्ट्रीय सौर मिशन, सोलर पार्क योजना और इस रूफटॉप सोलर जैसी जो योजना है धीरे धीरे चल रही है और इसी से बढ़ावा दिया जा रहा है। आगे बढ़ा जाए। तीसरा क्या है, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक लाभ में भी इसके पक्ष हैं। माने पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है, संरक्षण हो जाता है। आगे है, सौर ऊर्जा प्रदूषण मुक्त और नवीकरणीय स्रोत है। आपके तुरंत बताए थे कि नवीकरणीय स्रोत है, जिससे कार्बन उत्सर्जन कम होता है, साथ ही से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन, आत्मनिर्भरता और आय के नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं। मैंने रोजगार के नए अवसर मिल रहा है, आय का मिल रहा है, इनकम के लिए यहाँ पर एक चांस मिल रहा है लोगों को। इस प्रकार अनुकूल प्राकृतिक वनस्पतियां, सरकारी समर्थन और पर्यावरणीय लाभों के कारण हम कह सकते हैं कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य क्या है दोस्तों, उज्ज्वल है। यही इस कथन की व्याख्या हो गई। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी, तो आप लोग के पास टाइम नहीं है कि एक ही वीडियो को देखते रहिए। बस फटाफट देखिए, रिवीजन कीजिए और एक बार स्पीड में इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो हम PDF फेसबुक पेज पर डाल देंगे। वो फेसबुक पेज का नाम भी है क्लियर कॉन्सेप्ट, में याद रखिएगा। यानी यूट्यूब चैनल का नाम और फेसबुक पेज का नाम दोनों एक ही है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आपका जो परीक्षा है बहुत बहुत अच्छा गुजरे और आप टॉप करें। ठीक है दोस्तों, तो बस इतना ही। धन्यवाद।